जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रामबी जी के स्टूडियो में। दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 11 हल करेंगे और इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा टॉपिक रहेगा प्राचीन इतिहास और जहाँ से टॉप 30 क्वेश्चन लिए गए हैं। ये सभी क्वेश्चन रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किए गए हैं। एक दोस्त और जुनून के साथ क्लास को प्रारंभ करते हैं। खुद से हार जाऊँ वो अलग बात है, क्या खुद से हार जाऊँ वो अलग बात है, वरना रुकने वाला इंसान तो हूँ नहीं मैं। मुसीबतों से कह दो कि दिशा बदल ले, क्योंकि रुकने वाला इंसान तो हूँ नहीं मैं। तो दोस्तों आपको एक ज़बरदस्त मेहनत करनी है, एक ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करनी है। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा गया है। क्योंकि दोस्तों इसी काल में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ और साथ ही में मूर्ति कला, चित्रकला और विज्ञान प्रौद्योगिकी आदि का विकास भी इसी काल में हुआ, इसलिए इसे भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्ट केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कुमारगुप्त का कार्यकाल रहा था दोस्तों 415 से लेकर 455 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल रहा था। और इसी में दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे नष्ट किया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? चंद्रगुप्त के प्रथम के बाद। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर समुद्रगुप्त ने संभाली और ये दोस्तों समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश का चौथा शासक था। कौन सा शासक? चौथा शासक था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद परतियार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने खालिस्तान पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया। कहाँ पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरों से युद्ध किया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कन्नौज पर। सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, कन्नौज पर। हर्ष के पश्चात कन्नौज विभिन्न शक्तियों का केंद्र बन चुका था दोस्तों। कन्नौज विभिन्न शक्तियों का केंद्र बन चुका था और 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध लड़ा सभी राजाओं ने। राइट आंसर होगा हमारा कन्नौज। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने खालिस्तान में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मगध पर। यानी मगध में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। 4वीं शताब्दी में उत्तर भारत के मगध पर नए वंश का उदय हुआ और वो वंश कौन सा था? वो वंश था गुप्त वंश। और दोस्तों गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? गुप्त वंश की राजधानी था। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। कुषाणों के पतन के बाद उत्तर भारत में अनेक राजाओं का उदय हुआ दोस्तों, और जिनमें से एक था गुप्त वंश। गुप्त वंश का भी उदय उसी समय हुआ था और इनके वास्तविक संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीगुप्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, श्रीगुप्त, जो कि गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। वास्तविक संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत पर भ्रमण किया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, फाहियान ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फाहियान। गुप्त काल के दौरान चीनी यात्री फाहियान भारत आया था और वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? राज्यसभा कवि कौन थे हर्षवर्धन के? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बाणभट्ट। सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन की राज्यसभा
दरबारी कवि भी थे। और दोस्तों ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं। कौन कौन सी? हर्षचरित्र, एक कादम्बरी। इन दोनों की रचना की थी। इन दोनों की रचना बाणभट्ट के द्वारा की गई है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता है। 7वीं सदी के आसपास कौन प्रभुत्व में आए थे, जिन्हें अंधे युग के रूप में जानते हैं? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, राजपूत। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात दोस्तों उसका संपूर्ण साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बढ़ चुका था और उनमें से अधिकांश कौन थे? उनमें अधिकांश राजपूत थे। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, राजपूत, जिन्हें अंधे युग के रूप में जानते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का गुजरात तक विस्तार कर लिया खालिस्तान ईस्वी। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन से ऐसे होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य खालिस्तान ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था, यानी कि ये ईस्वी लिखा हुआ है, ये यहाँ पर आएगा दोस्तों, और यहाँ पर खालिस्तान आया है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 390। सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, 390। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। 390 तक गुजरात तक विस्तार कर लिया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हिंद सिंह खालिस्तान में 3 वर्ष तक तैयार कर संस्कृत सीखा था। 3 वर्ष तक संस्कृत सीखा था और कहाँ पर ठहरा था वो? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, ताम्र लिपि। दोस्तों चीनी यात्री हिंद सिंह जो समुद्र मार्ग से भारत आया था और सुमात्रा और लंका होते हुए ताम्र लिपि पहुंचा और वहां पर 3 वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था? संस्कृत का अध्ययन किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई है? संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई है? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, तमिल भाषा में संगम साहित्य की रचना हुई है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौल शिलालेख से उल्लेखित गुरुकुल के अनुकरण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता है? गुरुकुल के अनुकरण भूमि प्रदान की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उसे शालाभोग के नाम से जानते हैं। उसे शालाभोग के नाम से जानते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। होयसल कहाँ की राजधानी थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्वार समुद्रम। राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्वार समुद्रम। इनकी राजधानी दोस्तों, होयसल की राजधानी द्वार समुद्रम थी और होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन के द्वारा की गई थी। होयसल की स्थापना किसने की थी? तो विष्णुवर्धन ने होयसल की स्थापना की थी और इनकी राजधानी थी द्वार समुद्रम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्वी एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किया था? दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चोल वंश ने। सही आंसर क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, चोल वंश। चोल राजवंश जिन्होंने दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किया था और इस वंश का संस्थापक था विजयालय, जिसका शासनकाल 850 से लेकर 887 ईस्वी तक रहा था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय, जिसका शासनकाल 850 से लेकर 887 तक रहा था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा श्री विष्णु खालिस्तान वंश के शासक थे। राजा श्री विष्णु कहाँ के शासक थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पल्लव वंश के। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, पल्लव वंश के। राजा श्री विष्णु जिसका कार्यकाल दोस्तों 575 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक रहा था, जो कि पल्लव वंश के शासक थे, और सातवाहन वंश जो कि दोस्तों पल्लव वंश के शासक थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक संबंधित थे। इनका संबंध किस वंश से था? पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय का। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चालुक्य वंश से इनका संबंध था। सॉरी दोस्तों, चालुक्य वंश से संबंध था। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, चालुक्य वंश, ऑप्शन सी। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना दोस्तों राजा श्री विष्णु ने की थी। किसने की थी? राजा श्री विष्णु के द्वारा चालुक्य वंश की स्थापना की गई थी और इनकी राजधानी थी वातापी। राजधानी की क्या थी चालुक्य वंश की? तो इसकी राजधानी थी वातापी।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? अभी हमने पढ़ा है दोस्तों यही क्वेश्चन सेम। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, चालुक्य वंश का एक प्रख्यात शासक था, जिनकी राजधानी क्या थी? वातापी थी, और इनकी स्थापना राजा जयसिंह ने की थी। राजा जयसिंह के द्वारा चालुक्य वंश की स्थापना की गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुर उनकी राजधानी थी। वो कौन सा वंश था? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, पल्लव वंश। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पल्लव वंश। 7वीं और 8वीं सदी में पल्लव एक शक्तिशाली वंश के रूप में स्थापित हुआ और उनकी राजधानी थी कांचीपुरम। दोस्तों उनका वास्तविक संस्थापक, पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? पीछे हम पढ़ चुके हैं इसी क्वेश्चन को। वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक था सी विष्णु, जिसका कार्यकाल भी बताया था 570 से लेकर 600 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांची खालिस्तान की राजधानी थी। कांची किस वंश की राजधानी थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पल्लव वंश की। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पल्लव वंश। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान पांड्य वंश की राजधानी थी। पांड्य वंश की राजधानी बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदुरै। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मदुरै। पांड्य वंश की राजधानी मदुरै थी। और दोस्तों पांड्य राजवंश का साम्राज्य तमिल प्रदेश के दक्षिण पूर्वी छोर बेलारी नदी तक फैला हुआ था, और पांड्य की राजधानी का नाम मदुरै था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की थी। कौन सा वंश था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पांड्य वंश। पांड्य ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में वहां पर विजय प्राप्त की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पांड्य वंश। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, करिकाल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, करिकाल। चोल के प्रारंभिक दोस्तों पूर्वी चोल राजाओं में सबसे महान शासक था करिकाल। इसे महान शासक क्यों कहा जाता था? जिसने दोस्तों वणी के युद्ध में पांड्य और चेर सहित 11 राजाओं को हराया था, इसलिए इसे करिकाल को एक महान राजा का दर्जा दिया गया है। और इनका दोस्तों चोलों का प्रमुख बंदरगाह था कावेरीपत्तनम। क्या था? कावेरीपत्तनम। और इसका राजकीय चिन्ह था बाघ। चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, महेंद्र वर्मन। सही आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन। पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसका कार्यकाल दोस्तों 600 से लेकर 630 ईस्वी तक रहा था। कब तक? 600 से लेकर 630 तक इसका कार्यकाल रहा था महेंद्र वर्मन प्रथम का। उस समय में पल्लव साम्राज्य न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और कलात्मक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण था। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम जो दोस्तों संस्कृत का नाटक भी लिखा करते थे। इनका कार्यकाल दोस्तों 600 से लेकर महेंद्र वर्मन प्रथम का कार्यकाल 600 से लेकर 630 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुलकेशिन सेकंड। कन्नौज के राजा हर्ष को बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर इसे हराया था। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, पुलकेशिन सेकंड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? चोलों के अंतिम शासक कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र चोल थर्ड। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, राजेंद्र चोल थर्ड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राज ने जो मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी। दोस्तों ये एकमात्र राजा था, तो एकमात्र दक्षिण भारत का राजा था जिसने मालदीव पर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया था। इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दक्षिण भारत का कौन सा राजा था जिसने बाहर जाकर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया।
उसमें राइट आंसर क्या होगा? राजा राज से आंसर होगा। और दोस्तों राजा राज की प्रथम विजय तो केरल थी, और अंतिम विजय पूछ लिया जाए तो मालदीव उनकी अंतिम विजय थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमिल और केरल। चेरों ने प्रारंभ में तमिल और केरल पर शासन किया था। प्रारंभ में चेर वंश के राजाओं ने तमिल और केरल के राज्यों पर शासन किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र चोल ने। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, राजेंद्र चोल ने। भारतीय राजा राजेंद्र चोल ने दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने के लिए नौशक्ति का इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।